मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर, पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के अंतर्गत हम मनु के विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में राज्य के सप्तांग सिद्धांत पढ़े, आज हम ये पढ़ेंगे कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, राजा के गुण क्या होने चाहिए, उसके कार्य क्या होने चाहिए, इसके बारे में मनु ने क्या कहा, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु का जो सिद्धांत है, मनु ने जिस सिद्धांत का समर्थन किया है वो है देवीय सिद्धांत। अर्थात मनु ये मानता है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई। उन्होंने कहा है कि जब चारों दिशाओं में अराजकता का वातावरण था, आसुरी प्रवृत्ति विद्यमान थी, चतुर्दिक ऐसा माहौल था कि लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे थे, ऐसी स्थिति में सृष्टि की रक्षा करने के लिए ईश्वर ने राजा की व्यवस्था की। इस प्रकार मनु राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, राजा की उत्पत्ति का उल्लेख करता है, लेकिन ये है कि वो राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत का समर्थन करता है और उनका मानना है कि राजा की उत्पत्ति जो है ईश्वर के द्वारा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि राजा के आवश्यक गुण क्या हो, कैसा व्यक्ति होना चाहिए राजा। तो उन्होंने ये कहा है कि राजा को विद्वान होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, न्यायी होना चाहिए, विनीत होना चाहिए, साथ में लोकप्रिय होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता भी उनको होना चाहिए, तीनों जो विधाएं हैं, दंड नीति, तर्क विद्या तथा ब्रह्म विद्या का ज्ञान उसको प्राप्त होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो है राजा बनाया जाना चाहिए। जो राजा अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता, वो अपनी प्रजा को कभी भी वश में नहीं रख सकता। इसलिए राजा को जितेंद्रिय होना अति आवश्यक है और जितेंद्रिय होने के लिए राजा को योग अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि राजा को काम वासना से उत्पन्न 10 और क्रोध से उत्पन्न 8 दुष्ट जो व्यसन है, बुरे व्यसन है, उनसे बचना चाहिए। तो काम वासना से जो उत्पन्न 10 व्यसनों के बारे में उन्होंने कहा है, 10 व्यसन उन्होंने बताए। उनमें प्रमुख हैं मृगा खेलना, जुआ खेलना, परनिंदा करना, नशा करना, नाचना, गाना, बजाना, वृथा इधर उधर घूमना आदि। तथा इसके साथ ही उन्होंने क्रोध से उत्पन्न 8 व्यसनों से भी जो है राजा को दूर रहने की सलाह दी है। जैसे चुगली करना, द्रोह, ईर्ष्या की भावना, असहिष्णुता, धन को अन्यायपूर्वक खर्च करना, बुरे वचन बोलना, कठोर वचन बोलना और बिना अपराध के किसी को दंड देना, इन जो से भी जो है राजा को बचना चाहिए। तो उन्होंने कहा है कि क्रोध और काम वासना से उत्पन्न व्यसनों से राजा को हमेशा दूर रहना चाहिए और दंड हमेशा सोच समझ के दिया जाना चाहिए। व्यसनों के प्रति राजा को सचेत करने के लिए मनु ने ये कहा है कि व्यसन और मृत्यु दोनों ही कष्टकारक है, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है, क्योंकि मरा हुआ व्यसनी पुरुष नरक में जाता है और मरने पर व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग में जाता है। इसलिए हर हाल में राजा को इन व्यसनों से दूर रहना चाहिए। राजा को सद्गुण प्राप्त करने के लिए, अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए विद्वान ब्राह्मण होते हैं, जो वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए
बड़े बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, विद्वानों से वेदों का श्रवण करना चाहिए, और हमेशा राजा को विनीत रहना चाहिए। राज्य में जो राजा की स्थिति होगी वो क्या होगी, कैसी होगी? तो मनु ने ये कहा है कि राज्य में राजा की जो स्थिति होगी वो सर्वोपरि होगी। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर द्वारा उत्पन्न ऐसा राजा जो भले ही बालक ही हो, लेकिन कभी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। प्रजा को अनिवार्य रूप से उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो इच्छा है वो ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होती है। अब मनु ने राज्य के कार्य क्षेत्र, राजा के कार्य क्या हैं, तो राजा के कार्य के बारे में उन्होंने कहा है कि राजा का पहला कार्य प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का रक्षण। प्रजा की रक्षा का कार्य जो है राजा का सर्वोपरि कार्य होगा, और प्रजा की रक्षा के कार्य में सज्जनों की रक्षा करना, दुष्ट व्यक्तियों को दंडित करना तथा दंड के माध्यम से शक्तिशाली व्यक्तियों को जो है निर्बल व्यक्तियों पर अत्याचार करने से रोकना, राज्य में अनाचार, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि को रोकना, ये जो है प्रजा रक्षण के कार्य राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। इन अपराधी तत्वों के साथ साथ राजा का ये भी कार्य है कि वो बाहरी आक्रमण से प्रजा की रक्षा करे। लेकिन इसके साथ ही मनु ये कहता है कि बाहरी आक्रमण से रक्षा करना राजा का एक अनिवार्य कर्तव्य है, लेकिन युद्ध की स्थिति को तभी अपनाया जाना चाहिए जब वो अत्यंत आवश्यक हो जाए। नंबर 2, प्रजा का पालन करना। मनु ने ये माना है कि राजा का ये कर्तव्य बनता है कि समय समय पर प्रजा के सुख दुख की जानकारी प्राप्त करता रहे और जनता के दुखों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम राजा को समय समय पर उठाते रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से ये कहा कि किसी भी राज्य में वेद पाठी ब्राह्मण जो है भूख से दुख पाता है तो वह राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण के लिए ये व्यवस्था करनी चाहिए कि वह भूख से दुखी ना हो। इसके साथ साथ उन्होंने असहाय व्यक्ति, विधवा स्त्री, संतानहीन स्त्री, विधवा, विधवा हुई स्त्रियों की समुचित देखभाल करना, उनके खान पान और रहने की व्यवस्था करना, रोगग्रस्त स्त्रियों की रक्षा करना, स्त्रियों की संपत्ति को हरण करने वाले दुष्ट व्यक्तियों को कठोर दंड देना, इस तरह की व्यवस्था जो है राजा को करनी चाहिए।
इसके अतिरिक्त मनु ने राजा को प्रशासनिक संबंधी कर्तव्य भी राजा के माने हैं, और उन्होंने ये माना है कि एक सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था भी राज्य की होनी चाहिए, और इस प्रशासनिक व्यवस्था का निर्वाह करने के लिए राजा को योग्य अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अधिकारी और कर्मचारी प्रजा के प्रति अपने दायित्वों को निष्ठापूर्वक पालन करें, और गुप्तचरों के माध्यम से इन अधिकारियों के कार्यों की जानकारी भी करते रहना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अर्थव्यवस्था का संचालन करना, तो राज्य में जो है राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आर्थिक व्यवस्था का भी एक अच्छी तरह से संचालन करना आवश्यक होता है। और राज्य की भौतिक समृद्धि के लिए राजा को हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो राज्य के द्वारा कृषि उत्पादन और व्यापार संचालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए तथा प्रजा को उनकी संपत्ति एवं समृद्धि की रक्षा के लिए आश्वस्त किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जो है मिलावट, कम तोलना या मुनाफाखोरी, इस तरह की जो प्रवृत्ति है उन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके बाद में राजा को अपने राज्य के अंतर्गत एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था का भी निर्वाह करना चाहिए। तो अच्छी एक सामाजिक व्यवस्था का ढांचा संचालित करने के लिए मनुस्मृति ने समस्त समाज को चार वर्ण और 4 आश्रमों में विभाजित किया है, और उन्होंने राजा का ये कर्तव्य बताया है कि राजा को एक अच्छी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का पालन करवाना चाहिए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होंगे, 4 आश्रम होंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो सभी व्यक्ति आश्रम व्यवस्था का निर्वाह करते हुए जीवन यापन करेंगे, और सभी व्यक्ति अपने अपने वर्ण से संबंधित कर्तव्यों का पालन करेंगे। यदि सभी व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था अच्छी तरह से संचालित होगी। उसके बाद में मनु ने ये कहा है कि राज्य में न्याय व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। यदि न्याय व्यवस्था पीड़ित है, न्याय व्यवस्था दूषित है, तो प्रजा का जो है राजा के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए न्याय व्यवस्था सही होनी चाहिए, और न्याय व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए, विवादों का निर्णय जो है इस प्रकार करना चाहिए कि आम जन में सुरक्षा की भावना पैदा हो, न्याय के प्रति विश्वास उत्पन्न हो। समस्त जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो न्याय प्रदान करने वाले न्यायाधीश हैं, वो पूरी निष्पक्षता के साथ में न्याय कार्य करें, ऐसी व्यवस्था राजा को राज्य के अंतर्गत करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मनु राजा का जो कर्तव्य है वो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। यानी राजा का वो जो कर्तव्य बताता है वो है परराष्ट्र संबंधों का संचालन, यानी वर्तमान की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो मनु कहता है कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। बाहरी आक्रमणों से रक्षा तो राजा का एक कर्तव्य ही है, उसके साथ साथ परराष्ट्र संबंधों का संचालन ऐसी युक्ति और विवेक के आधार पर किया जाना चाहिए कि एक तो अनावश्यक युद्ध में न उलझा जाए, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध करने से प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है, प्रजा को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए
जहाँ तक हो युद्ध से बचा जाना चाहिए, अनावश्यक युद्ध नहीं किया जाना चाहिए। तो मनु ने अंतर्राज्यीय संबंधों के संचालन के लिए जिसका कि हम आगे इसी लेसन में हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मंडल सिद्धांत दिया उन्होंने, 60 गुण नीति दी है उन्होंने, तथा उपाय उन्होंने बताए हैं, उनका पालन करना चाहिए। इस प्रकार मनु ने राजा के ये कर्तव्य निर्धारित किए। धन्यवाद।